हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स माध्यम में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम अपनी जो है 9 दिसंबर की सेकेंड शिफ्ट को सॉल्व करेंगे। और इससे पहले मैंने 9 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट को सॉल्व करा दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन क्वेश्चनों के साथ। पहला क्वेश्चन ये रहा कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ आरियस 8,400 in 3 years at a certain rate percent is RS 6115 in 0.20 and the interest is compounded annually is on the same amount for 1/2 years at the same rate. What will be the compound interest when the interest is compounded half yearly? एक निश्चित दर प्रतिशत पर 3 वर्षों में 8400 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 6115.20 है और ब्याज सालाना चक्रवृद्धि है उसी राशि पर एक सही 1/2 वर्षों के लिए समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। तो पहले हम क्या करेंगे भाई, जो मूलधन दे रखा है और सीआई, इसको हम रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो मूलधन तुम्हारा दे रखा है 8400 और तुम्हारा जो सीआई दे रखा है वो दे रखा है 6115.02 है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, हटेगा दशमलव, तो 2 जीरो इधर बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगा, यहाँ से बचेगा 84,000, यहाँ से बचेगा 61,152। तो हम इसको 21 से काटते हैं तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4,000। ठीक, ये 4,000 आ जाएगा। ये 61,152 को जब हम 21 से काटेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 2912। ठीक है, अब 2912 आ गया निकल के। अब इसको फिर से हम 4 से काटते हैं तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1000 और ये आ जाएगा 728। ठीक है, अब हमको पता है अगर हम प्रिंसिपल में जोड़ दें चक्रवृद्धि ब्याज को तो हमारा हो जाता है वो मिश्रधन यानी अमाउंट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1000, ये आ जाएगा तुम्हारा 2728 मिश्रधन। ठीक है, इसका हम 3 वर्ष के लिए जा रहे थे तो इसका हम क्यूब रूट करेंगे रेट निकालने के लिए। तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 12 का क्यूब होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे 2 और 10 पर 2 रुपये ब्याज मिल रहा है यानी 100 कितनी 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगी। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया था कि अगर वही ब्याज सालाना चक्रवृद्धि उसी राशि पर 1.5 वर्ष के लिए समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। ठीक है, तो भाई अर्धवार्षिक के लिए जाना यानी तो इस जो रेट हो जाएगी वो इसकी आधी हो जाएगी, 10% हो जाएगी। भाई 10 का एक क्यूब कर देंगे और 11 का क्यूब कर देंगे। ये आ जाएगा तुम्हारा 10 का क्यूब आ जाएगा 1000, ये आ जाएगा 1331। ठीक है, हमसे क्या बोला गया था कि भाई 10,000 की यूनिट की वैल्यू दे रखे 84,000। ठीक है, हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया था ना, तो 331 यूनिट की वैल्यू हमको निकालनी है। यहाँ से निकल के आ जाएगा, एक की वैल्यू तुम्हारी 8.4 निकल के आ जाएगी। 8.4 इंटू 331 करेंगे तो 2780.4 यही हमारा सीआई निकल के आ जाएगा जब छमाही संयोजित किया जाएगा, मतलब अर्धवार्षिक संयोजित किया जाएगा। 1.5 वर्ष में कितनी छमाही होंगी, 3 छमाही होंगी। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि इफ़ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 25% द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इट्स इंक्रीज बाय 10%, व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज इन द आइटम कंज्यूम्ड। यदि किसी वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि होती है और उस पर कुल व्यय 10% बढ़ जाता है, उपभोग की गई वस्तु में प्रतिशत की कमी कितनी होगी। देखो मान लेते हैं भाई 100 रुपये तुम्हारा व्यय भी रहा होगा, 100 रुपये तुम्हारी कीमत रही होगी। तो भाई पहले से 125 यानी 25% की वृद्धि 125 हुआ, इसमें भी 10% की वृद्धि हुआ यानी 110% हुआ। ये तुम्हारा खपत हो जाएगा। खपत कितनी कम करनी पड़ेगी भाई, 15 कम करनी पड़ेगी। किससे, 125 में से। ठीक, अपॉन 100 तो कितने परसेंट कम करना पड़ेगा, तो यह आ जाएगा 25 पंजे 125, 25 चौके 100 और 5 तिया 15 यानी 12 4 तिया 12 बचेगा, यानी 4 तिया 12% की तुम्हारी कमी करनी पड़ेगी खपत में। उपभोग की गई वस्तु में प्रतिशत की कमी कितनी है ना, तो 4% 12% की कमी करनी पड़ेगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए सर्टेन अमाउंट इन आरियस इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी एंड सी इन सच अ वे दैट द शेयर्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:5 एंड दोज ऑफ बी एंड सी आर इन द रेशियो 2:7। इफ बीज शेयर्स इज आरियस
3500, देन द सम इज, एक निश्चित राशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के शेयरों का अनुपात 3:5 और बी और सी के शेयरों का अनुपात 2:7 है। यदि बी का हिस्सा 3500 रुपये है तो योग क्या होगा। हम मान लेते भाई ए, बी, सी। बोला क्या गया, ए और बी के शेयरों का अनुपात 3:5, ठीक। बी और सी के शेयरों का अनुपात कितना, 2:7, ठीक। अब हम क्या करेंगे, रेशियो को ए बी सी का रेशियो निकालेंगे। यहाँ से 5 की भर देंगे, यहाँ से 2 भर देंगे, ठीक है। रेशियो हो जाएगा 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 7 पचे 35, ठीक है। हमसे क्या बोला गया, बी के शेयर का अनुपात कितना दे रखा है हमको, 3500 रुपये, ठीक। 10 की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी, 10 की वैल्यू हमको 3500 रुपये दे रखी है, ठीक है। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 350। इतना समझ गए। अब बोला गया है कि पूरा हिस्सा बताओ, ठीक है। ए बी सी के हिस्सों का योग बताइए। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 35, 10, 45, 41, 41 की वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है। 35 10, 45 और 45, 6, 51 की वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है। 51 की गुणा हम 350 में कर देंगे, हमारा निकल के आ जाएगा 17,850 रुपये। यही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 17,850, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क इन 5 days एंड बी कैन कंप्लीट 3/5 ऑफ द सेम वर्क इन 6 days। दे वर्क टुगेदर फॉर 4 days। द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय सी अलोन इन 8 days। सी अलोन कैन कंप्लीट 3/4 ऑफ द सेम वर्क। ए 1/3 कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को के 3/5 को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। वे 4 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। शेष कार्य सी द्वारा 8 दिनों में पूरा किया जाता है। सी अकेले समान कार्य में से 3/4 को पूरा कर सकता है कितने टाइम पे, है ना। तो मान लेते भाई 1/3 काम को कितने दिन में कर रहा है ए, 5 दिनों में। तो पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा, 15 दिन, ठीक है। उसके बाद अब क्या बोला गया है कि 3/5 काम को कौन कर रहा है, बी, कितने दिन में, 6 दिन में कर रहा है। तो पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा, 6 दूनी 12, यानी पूरा काम करने में इसको लगेगा 10 दिन, ठीक है। दोनों की इफिशियंसी का रेशियो निकालते हैं भाई। एक को काम करने में 15 दिन लग रहे हैं, एक को काम करने में 10 दिन लग रहे हैं। तो ये इनका एलसीएम हो जाएगा 30। इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 2, इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3, ठीक। अब बोला क्या गया था क्वेश्चन में, बोला गया था क्वेश्चन में कि वे दोनों 4 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। तो वो 4 भाई दोनों की एफिशिएंसी मिला के कितनी, 5, ठीक। 4 दिनों तक काम किए, 5 × 4 कितना काम हो गया, टोटल काम हो गया 20। शेष कितना बचा, 30 में से हम 20 को घटा देंगे, शेष बचा 10। 10 काम को सी कर रहा है कितने दिनों में, 8 दिनों में। तो इनका सी की इफिशियंसी निकल के आ जाएगी 2 पंची 10 और 2 चौके 8, यानी 5/4 सी की इफिशियंसी निकल के आ गई। अब बोला गया था कि सी जो है टोटल काम का कितना, 3/4 काम को कितने दिन में करेगा, टोटल काम का 3/4। भाई इफिशियंसी इसकी कितनी है, 5/4, ठीक। 4 से 4 कट जाएगा, 5 × 6 = 30 और 6 × 3 = 18 डेज में सी काम को करेगा 3/4, है ना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 12 नंबर्स इज 55 आउट ऑफ द इज 12 नंबर्स। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट नंबर इज 48 एंड दैट ऑफ द लास्ट 9 नंबर इज 57। इफ द फोर्थ नंबर इज ड्रॉप देन द रिमाइनिंग नंबर व्हाट इज द एवरेज ऑफ, ठीक। 12 संख्याओं का औसत 55 है। इन 12 संख्याओं में से पहली 4 संख्याओं का औसत 48 और अंतिम 9 संख्याओं का औसत 57 है। यदि चौथी संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या है। मान लेते भाई 4 संख्याएं दे रखी हैं, अंतिम 9 संख्याएं दे रखी हैं, टोटल तुम्हारी 12 ही होंगी, ठीक है। एक एक्स्ट्रा जोड़ी जाए चौथी संख्या, है ना। तो यहाँ से क्या करें, 12 संख्याओं का औसत तुमको दे रखा है 55, ठीक है। 4 संख्याओं का औसत 48 है। 48 55 से कितना कम है, 7 कम है, -7, यानी 7 चौके 28 हो जाएगा। अब फिर 9 संख्याओं का जो औसत दे रखा हो 57 55 से कितना ज़्यादा है, 2 प्लस का 2 हो जाएगा गुणे में, यानी 18 हो जाएगा। ये माइनस ये प्लस, इन दोनों का अंतर करेंगे 10 आ जाएगा, ठीक है। अब बोला गया था कि चौथी संख्या को हटा दिया जाता है, ठीक है। तो चौथी संख्या हमारी हो जाएगी क्या, 55, माइनस आया था 10 जोड़ देंगे, ठीक है। अब चौथी संख्या को हटा दिया जाए तो कितनी संख्या बची, 11। 11 से जब भाग करेंगे 10 को तो ये आ जाएगा 0.9 के समथिंग आएगा। तो 0.9 समथिंग आएगा। तो 55 + 0.9 यानी 55.9
9, यही आंसर हो जाएगा जो अब बची हुई संख्याओं का औसत पूछा था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज आरएस 432, ए शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 35% बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, एक वस्तु का अंकित मूल्य 432 रुपये। एक दुकानदार को उस वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचने पर 35% का लाभ होता है। वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? आपको मैंने कई बार बताया एमपी और सीपी का जो रेशियो होता है वो होता है, एमपी में जो होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, और सीपी में जो होता है 100 प्लस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, 100 सीपी में हमेशा डिस्काउंट माइनस ही होता है। ठीक है, चाहे कंडीशन लाभ की हो चाहे हानि की हो। तो भाई 35% का लाभ हो रहा है तो 100 में कितना जोड़ेंगे? 35 जोड़ेंगे, 135 हो जाएगा। अब बोला गया था कि 20% की छूट देने पर, मानी 20% की छूट दी गई तो 80 पर बेचा जा रहा। अब बोला गया है कि 135 4, भाई मार्क प्राइस कितना 432 दे रखा है। ठीक है, हम काट देते हैं इसको, 5 से काटते हैं इसको तो ये आ जाएगा 27, ये आ जाएगा तुम्हारा 16। 27 यूनिट की वैल्यू हमको दे रखी है 432, 1 यूनिट की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 432 भागे 27 यानी 16। तो हमसे कॉस्ट प्राइस पूछी थी यानी 16 यूनिट की वैल्यू पूछी थी यानी 256 रुपये हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 40% ऑफ द स्टूडेंट हु अपेयर्ड इन एन एग्जामिनेशन वर बॉयज एंड द रेस्ट वर गर्ल्स। द पास परसेंटेज ऑफ गर्ल्स वाज 1/3% एंड दैट ऑफ बॉयज वाज %। द टोटल पास परसेंट ऑफ द स्टूडेंट वाज 56%। देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, एक परीक्षा में बैठने वाले 40% छात्र लड़के थे और बाकी लड़कियां थी। लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 53.3% था और लड़कों का x% था। यदि छात्रों का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 56% था तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब भाई 40% छात्र लड़के हैं और बाकी शेष बची तुम्हारी लड़कियां, तो हम मान लेते भाई 40% छात्र जो थे उनका कितना परसेंट पास हुए लड़के, यानी x% पास हुए, x/100। और जो 60% लड़कियां थी उसका कितना परसेंट, 60 लड़कियाँ आती तो उसका कितना परसेंट पास हुआ? 53 से 1/3, 53 सही 1/3 का मतलब हुआ 160/3 अपॉन 100। ठीक है, बराबर किसके हो जाएगा? टोटल कितने पास हो रहे? 56%। टोटल 56%, 56% नहीं 56 ही रखेंगे। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज मैंने पूरी वैल्यू ऐसे रख ली है कि परसेंटेज 40, भाई 100 लड़के थे, टोटल भी 100 लड़के होंगे तो 56 ही होंगे। ठीक, अब क्या करेंगे हम इसको सॉल्व करते हैं। भाई 40 का ये आ जाएगा 20×5 100 और 20×2 40, ये आ जाएगा 2x/5। ठीक, और ये आ जाएगा तुम्हारा कितना 20×3 60 और 20×5 100। 160 को जब हम 5 से भाग करेंगे तो तुम्हारा निकल के आ जाएगा 32 और 32×3 कितना हो जाएगा 96 और 96/3/56 बराबर 56 के। ठीक है, अब इसको हम उधर ले जाते हैं। 2x अपॉन कितना था 5। ठीक है, 5 बराबर 56 माइनस 96/3। ठीक है, 56 की गुणा हम जब 3 से करेंगे एलसीएम लेके यानी 2x/5, यही था। हाँ ठीक, ये आ जाएगा तुम्हारा कितना 56 और ये आ जाएगा 168 माइनस 96/3। ठीक है, जब 168 से 96 को घटाएंगे तो तुम्हारा आ जाएगा 72 के, है ना। तो सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा तुम्हारा 2x/5, ये आ जाएगा 72/3 यानी आ जाएगा 24। ठीक, और 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 12 और x बराबर कितना निकल के आ जाएगा 12×5 60, यानी लड़के जो पास हुए थे वो 60% टोटल का पास हुए थे, तभी हमारा 56% आता ओवरऑल। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए एंड बी स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर एट द सेम टाइम फ्रॉम पॉइंट एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली आफ्टर मीटिंग ऑन द वे ए एंड बी टूक 5.4 आवर्स एंड 2.4 आवर्स रिस्पेक्टिवली टू रीच वाई एंड एक्स रिस्पेक्टिवली इफ द स्पीड ऑफ ए वाज 16 किलोमीटर पर आवर व्हाट वाज द स्पीड ऑफ बी। ए और बी क्रमशः बिंदु एक्स और वाई से एक ही समय में एक दूसरे की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। रास्ते में मिलने के बाद ए और बी ने क्रमशः वाई और एक्स तक पहुंचने में क्रमशः 5.4 घंटे और 2.4 घंटे का समय लिया। यदि ए की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो बी की गति क्या थी। ठीक है, तो इसको मैंने आपको कई बार बताया इस क्वेश्चन को कि मिलने के बाद का समय जब भी पूछा जाएगा तो ये होता है इसका फार्मूला भाई, ए की स्पीड और बी की स्पीड बराबर टाइम कितना लगेगा T2, यानी बी के द्वारा लगा टाइम और ए के द्वारा लगा टाइम अपॉन अंडर रूट T2 अपॉन T1। ठीक है, अब वैल्यू रखते हैं। बोला क्या गया, ए की स्पीड तुम्हारी 16 किलोमीटर प्रति घंटा, बी की स्पीड हमको निकालनी है, टाइम कितना दे रखा है T2 कितना भाई लग रहा है 2.4 और ए को कितना टाइम लग रहा है 5.4, तो दशमलव से दशमलव हटाएंगे ये कट जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा कितना 6 चौके 24, 4 और 6 9 के 54। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट खोलेंगे, आ जाएगा तुम्हारा 16/b, अंडर रूट हटाएंगे भाई, ये 4 जो होता है अंडर 2 का अंडर रूट होता है। ठीक, और ये 3 का होता है। ठीक, 2 8 16 हो जाएगा। b बराबर तुम्हारा निकल के आ जाएगा, b की स्पीड 2 8 16 और 24 आ जाएगा, आते का 24। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स RS 6425 आफ्टर 3 years एंड RS 8800 आफ्टर 8 years एट द सेम रेट % पर एनम सिंपल इंटरेस्ट व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द सेम अमाउंट एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 5 years। एक निश्चित राशि 3 साल के बाद 6425 रुपये और 8 साल बाद 8800 रुपये समान दर प्रतिशत प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर हो जाती है। 5 वर्ष बाद समान दर पर साधारण ब्याज पर समान राशि क्या होगी। वैसे ये क्वेश्चन आप सबके लिए मैं HW में रखता हूँ, सब लोग आंसर करके बताइएगा इसका, क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चन बहुत सारी शिफ्टों में कराए हैं भाई। 3 साल के लिए 6425 और 8 साल के बाद 8800 रुपये हो जाए, इन दोनों का अंतर अमाउंट का, और जितना साल आया वो उसका अंतर भाग कर देंगे, 1 साल का ब्याज निकल आएगा, फिर 1 साल के ब्याज से हम 3 साल से गुणा कर देंगे, तो वो जितना आएगा उससे हम घटा देंगे 64 से 25 में, वहाँ से तुम्हारा मूलधन निकल आएगा। 1 साल का ब्याज था ही, तुम्हारा मूलधन था ही, तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल देंगे, जितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी वो 5 वर्ष का हो जाएगी। हाँ, तो राशि क्या होगी, राशि पूछा तो भाई राशि फिर से निकाल देंगे 5 वर्ष बाद, यही करना था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए वायर इनक्लोजेस एन एरिया 12,474 व्हेन इट इज़ वेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, नाउ इट इज़ फोल्डेड टू फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल हुज साइड्स आर इन द रेशियो 5:6। द लेंथ ऑफ द लॉन्गर साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज। एक तार 12,474 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को घेरता है। जब इसे एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, अब इसे एक आयत बनाने के लिए मोड़ा गया जिसकी भुजाएं 5:6 के अनुपात में। आयत की लंबी भुजा क्या होगी, है ना। तो हम मान लेते हैं भाई वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, यानी 22/7। r हमको निकालना है, r² बराबर कितना 12,474। ठीक है, हम इसको काटेंगे 22 से, जब काटेंगे 12,474 को 12,474 भागे 22, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 567। ठीक है, अब हमको पता है r² बराबर, जब हम यहाँ पर भी एक साथ ही होगा तभी हम स्क्वायर बना सकते हैं। 567 को जब हम ब्रेक करते हैं 7 में, ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 7 गुणे भाई एक साथ ये इधर आ जाएगा और ये 81 आ जाएगा। अब इसका हम अंडर रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा r बराबर तुम्हारा 7 और 9 का 81 का अंडर रूट करेंगे तो 9 आ जाएगा, यानी r बराबर तुम्हारी 63 निकल के आ गई। अब बोला गया था कि एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, अब इसे एक आयत बनाने के लिए मोड़ा गया जिसकी भुजाएं 5:6 के अनुपात में हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं इनका जो है परिमाप
दोनों तरीके से बराबर होगा, ठीक है। तो मोड़ने पर परिमाप ही बराबर होगा इनका, ठीक है। या फिर इनका क्षेत्रफल, यहाँ से पहले मैंने त्रिज्या निकाली, ठीक, इनका हम परिमाप बराबर करते हैं भुजाएं निकालने के लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो इसका परिमाप होता है वृत्त का वो होता है 2 पाई आर, यानी 22/7 इंटू 63, और आयत का परिमाप क्या होगा, दोनों को जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा, 6 5 11 और 11 दूना 22, ठीक है भाई। आयत का परिमाप 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई तो होता है 6 5 11 ये हो जाएगा, और 11 दूना 22x मान लेते हैं हम, ठीक। 22x, 22 से 22 ये कैंसिल हो जाएगा, 7 9 या 63 ये हो जाएगा। x बराबर तुम्हारी जो निकल के आ गया 18। हमसे क्या पूछा गया था कि बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़ी भुजा तुम्हारी कितनी है, 6, ठीक है। बड़ी भुजा तुम्हारी कितनी है, 6, तो 6 की मल्टीप्लाई 18 से कर देंगे, बड़ी भुजा की लंबाई निकल के आ जाएगी 18 6 108, यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि लेट x बी द सम ऑफ दोज नंबर्स बिटवीन 500 and 800 which are divisible by 12 16 and 18, व्हाट इज़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ x। मान लीजिए x 500 और 800 के बीच की उन संख्याओं का योग है जो 12 16 और 18 से विभाज्य है, x के अंकों का योग है। अगर हम इसको बाई ऑप्शन करते हैं एक बार, देखो 18 से विभाज्य का मतलब ये 2 और 9 से विभाज्य होगा, ठीक है। और 9 की विभाज्यता का नियम कहता है कि अंकों का योग जो है या तो 9 हो या तो 9 का कोई मल्टीपल हो, ठीक है। तो 9 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, 9 का मल्टीपल भाई अंकों का योग 18 होगा तभी डिविजिबल होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को तुम ऑप्शन से कर सकते हो कि भाई एक संख्या देख लो किससे कटने वाली हो, उसकी डिविजिबिलिटी का रूल लगा के आप चेक कर सकते हो, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में टाइम बचाएंगे। चलते हैं अपना अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि ए पर्सन बाइज अ सर्टेन क्वांटिटी एट आरियस 84 पर डोजन एंड 3 times इट एट आरियस 72 पर डोजन, ही सेल्स ऑल द ऑरेंजेस एट 90 पर डोजन, हिज प्रॉफिट परसेंटेज इज। एक व्यक्ति 84 रुपये प्रति दर्जन की एक निश्चित संख्या खरीदता है और इसका 3 गुना 72 रुपये प्रति दर्जन पर खरीदता है। वह सभी संतरे 90 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत है। देखो हम मान लेते हैं 84 रुपये में एक दर्जन खरीदता है, 84 गुणे 1, ठीक। उसका 3 गुना 72 रुपये में खरीदता है, 72, ठीक। तो कितना तुम्हारा हो जाएगा CP, 84 गुणे 1 प्लस 72 गुणे 3, यानी ये आ जाएगा तुम्हारा 84, ये आ जाएगा तुम्हारा 216, ठीक है। CP तुम्हारा कितना निकल के आ जाएगा, 216 प्लस 84, यानी आ जाएगा तुम्हारा 300 रुपये, ठीक। अब बोला गया था कि वह सभी संतरे 90 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से, भाई 3 दर्जन इधर खरीदता 72 रुपये में, 1 दर्जन उधर खरीदता 84 रुपये में, टोटल कितने दर्जन हुए, 4 दर्जन, यानी 90 रुपये में बेचता है, कितना हो जाएगा 360 रुपये, ठीक। अब पूछा क्या गया था कि इसका लाभ प्रतिशत, यानी 300 की सामान खरीदता है 360 में बेचता है, कितने का लाभ होगा, 60 रुपये का लाभ होगा। 60/300 अपॉन 100, 6 पंचे 30 और 20 पंचे 100, यानी 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 36√2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द हाइट ऑफ द कोन इज ऑफ इट्स बेस इज इक्वल टू द रेडियस, देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन। एक शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 36√2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि शंकु की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते भाई शंकु का कोई शंकु है ये, ठीक है, इसकी जो त्रिज्या है वो ऊंचाई के बराबर है, ये अगर आर है तो ये भी आर होगी, ठीक है। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे इसकी स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट निकल के आ जाएगी आर प्लस आर स्क्वायर, यानी आ जाएगा 2r, 2r स्क्वायर, है ना भाई, 2r स्क्वायर आ जाएगा, तो ये स्लेंट हाइट निकल के आ जाएगी r√2, ठीक है। अब हमको पता है कि जो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है πr/l, ठीक है, πr/l यानी 36√2 के बराबर आएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा पाई के बराबर, ठीक। हमको पता है पाई r तो r ही रहेगा और इसकी जो दे रखी है r√2 आ जाएगा। भाई तुमने स्लेंट हाइट जो निकाली l, यानी वो r√2 आई है 36√2 और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा,
√2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा तुम्हारा r² बराबर 36, इसका अंडर रूट करेंगे, r बराबर तुम्हारी 6 निकल के आ जाएगी, ठीक। हमको पता है कि जो आयत शंकु का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/3 पाई r² h यही होता है, ठीक। तो ये आ जाएगा 1/3, पाई को पाई रहने देते हैं, r² कितना आया 6 × 6, और r भी तुम्हारा 6 ही होगा, तो 3 दूनी 6 ये हो जाएगा, 6 × 6 = 36, तो 36 दूना 72 पाई, इसका वैल्यूम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि द सम ऑफ 10 कंसेक्यूटिव होल नंबर्स इज 1045, व्हाट इज द सम ऑफ द प्राइम नंबर्स इन दीज नंबर्स। द क्रमागत पूर्ण संख्याओं का 10 क्रमागत पूर्ण संख्याओं को 104 1045 है, इन संख्याओं में अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। अगर हम मान लेते हैं भाई 10 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग 1045 है, इनका एवरेज कितना होगा, 10 से भाग कर देते हैं हम, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 104.5 आ जाएगा। अब हमको पता है भाई ये तो कोई तुम्हारी पूर्ण संख्या तो होगी नहीं 104.5, ठीक। तो इसके आगे भी जितने नंबर होंगे वो आ जाएगा तुम्हारा कितना 103, 102, 101 है ना, और 100, ठीक। इधर भी 1 2 3 1 2 3 4 5 है ना, इधर 5 ये हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा यहाँ से 105, 106, 107, 108, 109, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 110 यही हो जाएगा। अब बोला गया था कि ये अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी, ये होगी, ये होगी, ठीक है, और ये होगी, और ये होगी। इन चारों संख्याओं का योग हमको बताना है, ठीक है। तो चारों संख्या के कौन कौन सी हैं, 101, 103, 107, 109, ठीक है। 101, 103, 107 और 109, इनका योग बताना है हमको। 9 7 16 3 19 1 20, ठीक। हासिल लगे 2 2 2 4 2 6 600 आ रहा है, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक की है हमने। एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ इसको, सॉरी हमने जोड़ने में ही गलती की यहाँ पे। तो 9 7 16 3 19 1 20 हो जाएगा, ठीक। हासिल लगे 2, ठीक। 1 2 3 4, ये 2 0 2 0 0 से 0 यानी हासिल लगे 2, ये 2 हो जाएगा तुम्हारा, ठीक। और 4 यानी टोटल नंबर कितना आ जाएगा अभाज्य संख्या का 420 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो गाइस सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं कल इसी टाइम पे। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय, टेक केयर।